एनिमी बिहेवियर कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, लेकिन यूजुअल जो एनिमीज होते हैं उनका एक ही बिहेवियर, वो अटैक करते हैं या फिर ट्रॉल करते हैं, आपके पीछे पीछे भागते रहेंगे जब तक आपके ऊपर अटैक नहीं करे, ऐसे ही होता है। तो जब वो आप उसकी रेंज से बाहर निकल जाओ वापस चले जाएंगे, ऐसे ही हो रहा होता है। हमने भी ऐसे ही बनाया था, तो 2D में बनाया था। उसके बाद हमने जो है वो डेथ एनिमेशन जो आखिरी मैंने आपके साथ शेयर किया था उसका कोड वगैरह पैकेज, उसके अंदर डेथ एनिमेशन भी थी, यानी जब प्लेयर एनिमी के हेड के ऊपर जंप करता है तो एनिमी जो है वो आफ्टर सम टाइम वो एक स्प्राइट, उसकी डेथ वाली स्प्राइट थी, वो ऐसे ब्लिंक सा होता था और वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। फिर उसके बाद एनिमी की जब 3 दफ़ा एनिमी अटैक करता था प्लेयर को, तो प्लेयर जो है वो 3 हिट्स के बाद प्लेयर भी डेथ हो जाती थी प्लेयर की और लेवल को रीस्टार्ट हम कर देते थे। ठीक है, ये आखिरी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और साथ ही वो एक ऑसिलेटिंग प्लेटफॉर्म भी था हमारे पास। तो बहुत सारा काम हमने एंड वाले उसमें किया था, उससे पहले वो टाइल शीट, टाइल मैप्स और वो सारी चीज़ें। तो अब तकरीबन जो 2D के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं तकरीबन तमाम आप लोगों को पता है। अब आप 2D के अंदर अगर जिसको चीज़ों का आइडिया हो गया वो 2D की गेम बना सकता है। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट करना है 3D, और पहले तो कंपैरिजन करेंगे जी 3D का, ये 3D और 2D में फ़र्क क्या है, जल्दी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं हमने लगाना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये डिटेल साथ साथ हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो जी यूनिटी 2D और 3D में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। ओके जी, ऑब्जेक्टिव क्या है इंट्रोडक्शन में, यूनिटी गेम डेवलपमेंट, ये सारे चलो आगे जाके। सबसे पहले तो जी इंट्रोडक्शन, 2D और 3D में डिफरेंस क्या है। 2D है आपके सामने, 2D है जिस तरह की हम बनाते रहे हैं, और वो आपके सामने एग्जांपल है 3D की, यानी कि अब खुद देख लो इसमें डायमेंशंस, क्या डायमेंशंस नजर आ रही हैं। इसके अंदर आपके पास डायमेंशन है y और x, यानी हम वर्टिकल मूवमेंट जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसमें करते हैं x में करते हैं, और वर्टिकल मूवमेंट y में करते हैं। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है 3D में, इसमें आपको आपके पास इस तरह से y, x और z। ठीक है, इस प्लेयर को अगर आप देख लो तो ये x में भी है, ये y में भी है, ये z में भी है। इसका मतलब है जो मूवमेंट है वो हमारे पास सारे डायरेक्शंस में है। इसमें मूवमेंट सिर्फ 2 डायरेक्शंस में थी, इसमें रोटेशन एक डायरेक्शन में थी, जो रोटेशन हम करवाते थे उसमें मूवमेंट भी सारे डायरेक्शंस में है, रोटेशंस भी सारे डायरेक्शंस में हो सकते हैं। यानी सिर्फ एक एक्सिस हमने ऐड किया है और हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। यानी अब हम मूवमेंट भी सारे डायरेक्शंस में करेंगे और जो हमारा रोटेशंस है वो भी हम सारे डायरेक्शंस में करते हैं, सिर्फ जी डायरेक्शन में रोटेशन नहीं होती, हम तमाम डायरेक्शंस में रोटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस प्लेयर को मैंने इस तरफ इसको रोटेट करना तो किस में रोटेट करूंगा, इसको मैं y में रोटेट करूंगा। ठीक है, अगर इस प्लेयर को मैंने ऐसे रोटेट करना है तो मैं इसको z में रोटेट करूंगा। अगर मैंने इस प्लेयर को ऐसे रोटेट करना है यानी आगे की तरफ रोटेट करना है तो मैं x में रोटेट करूंगा। यानी हम तीनों में रोटेशन कर सकते हैं, तीनों में मूवमेंट कर सकते हैं, सिर्फ एक एक्सिस ऐड किया और हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, और ज्यादा जो गेम्स आप पीसी वगैरह पे खेलते हो वो 3D गेम्स ही होती हैं। 2D गेम्स मोस्टली मोबाइल्स पे अब सिर्फ रह गई हैं, पीसी पे बहुत कम खेली जाती है। लेकिन मोबाइल की मार्केट भी बहुत बड़ी है, अगर आप सिर्फ 2D की गेम्स में जाते हो तो इसमें भी बहुत पैसा है, आप अच्छा खासा कमा सकते हो। लेकिन ज्यादा जो लोग जाते हैं वो 3D की तरफ जाते हैं, बिकॉज उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है, आपके पास प्लेटफॉर्म ज्यादा होते हैं। अब तो मोबाइल फोन्स के ऊपर भी 3D गेम्स चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक्सिस इजाफी हो गया, और एक्सिस के अलावा इस पे देखो जरा, इसके ग्राफिक्स सिर्फ इमेजेस हैं, उसके ग्राफिक्स सिर्फ इमेजेस नहीं है, उसमें लाइट्स भी हैं, उसमें शेडोज भी हैं। ये देखो इसमें शेडोज भी हैं, उसमें लाइट्स भी हैं, उसमें एनिमी भी डिफरेंट लग रहा है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट्स भी 3D पड़े हुए हैं। यानी उसमें सिर्फ इमेजेस नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी 3D से जब आप 2D से जब 3D पे जाओगे तो चीजें आसान नहीं होंगी, चीजें मुश्किल ही होंगी। हाँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो वही रहेंगे।
ठीक है, मूव कैसे करवाते हैं, वेक्टर 3 क्या होता है, वेक्टर 2 क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यूज की। वही चीजें हम कोडिंग में वही यूज करेंगे। कोडिंग सिमिलर ही है तकरीबन, जो स्क्रिप्टिंग है वो सिमिलर ही है। बस ख्याल हमने क्या रखना होता है कि जैसे 2D में हमने अगर अपवर्ड मूवमेंट करनी होती थी या डाउनवर्ड मूवमेंट करनी होती थी, हम y को यूज करते थे। फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट के लिए x को यूज करते थे। 3D में कैसे करेंगे? अपवर्ड डाउनवर्ड तो y में ही है, फॉरवर्ड किस में? z और x में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब यूनिटी के अंदर आप जब डेवलपमेंट करते हो तो 3 एक्सिस आपको ख्याल रखना है। y में आप अप और डाउन करते हो, x में हम लेफ्ट और राइट करते हैं, और z में हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करते हैं, ठीक है। यहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड x में था, यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड z में है, और लेफ्ट और राइट x में है, ठीक है। ये यूनिटी का इसी तरह से हम वर्क करते हैं। z में हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं, यानी फॉरवर्ड वेक्टर जिसको आप कह सकते हो वो z है, राइट वेक्टर x है, ठीक है। अप जो है वो y है। तो अगर आपको कहीं अप नजर आ रहा हो तो अप का मतलब है कि y एक्सिस, फॉरवर्ड का मतलब है z एक्सिस, राइट का मतलब है x एक्सिस, और राइट का उलट क्या होगा? माइनस राइट होगा या लेफ्ट होगा। फॉरवर्ड का उलट क्या होगा? माइनस फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, ठीक है। यूजुअली माइनस फॉरवर्ड हम कर लेते हैं, उसका उलट। अगर आपने पीछे जाना है माइनस फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाना है तो हम फॉरवर्ड वेक्टर। तो इन ये चीजें डिफरेंट है, यहाँ पे इस तरह से नहीं। तो चीजें कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें वही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल कोलिजन अगर आपने करनी है तो वहां पे हमारे पास 2D कोलाइडर्स होते थे, यहाँ पे हमारे पास 3D कोलाइडर्स है। वहां पे हम कोलिजन डिटेक्शन करते थे, ऑन कोलिजन एंटर 2D, यहाँ पे हम करते हैं ऑन कोलिजन एंटर, 2D का वर्ड खत्म कर देते हैं। कोलिजन डिटेक्शन वैसे ही होती है। रिजिड बॉडी वहां पे 2D फिजिक्स सिस्टम था, यहाँ पे 3D फिजिक्स सिस्टम है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी भी है या, लेकिन वहां पे रिजिड बॉडी 2D होता था, यहाँ पे रिजिड बॉडी होता है। तो 2D जो है वो खत्म हो गया। तो जो यूनिटी है उसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है यूनिटी की वो यही है कि यूनिटी के अंदर 2D और 3D के लिए अलग-अलग सिस्टम्स हैं। 2D के लिए अलग सिस्टम है, 3D के लिए अलग सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, क्या हम 2D गेम 3D को यूज करके 2D गेम बना सकते हैं? यस। कैसे? सर वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, 2D पे क्लिक करें तो वो 3D में ही होता है, लेकिन हमें ना 2D देखो, 2D जो सिस्टम यूनिटी का है वो स्प्राइट बेस्ड इमेज। मैं चाहता हूँ मैं 3D ही गेम बनाऊं, मॉडल्स मेरे पास 3D मॉडल्स हो, इमेजेस ना हो, लेकिन मैं उस गेम को 2D की तरह प्ले करूं, बना सकता। बेटा ये सारा किसका कमाल है? कैमरे का कमाल है। अगर आप कैमरा इस तरफ लगा दो मेरे इधर, तो कैमरा कितनी डायरेक्शंस को देख रहा है? दो डायरेक्शन। क्यों दो डायरेक्शन? y, z और x, 3 डायरेक्शंस को देख रहा है। अगर कैमरा मैं इस तरह से लगा दूं, वो कितनी डायरेक्शंस को देख रहा है? दो डायरेक्शंस को, ठीक है। y और z या x जो भी होगा। और अगर मैं इस तरह लगा दूं तब भी वो दो ही डायरेक्शंस को देख रहा है। तो कैमरे का कमाल होता है। हम 3D को यूज करके 2D गेम्स बना सकते हैं, जैसा कि बाकी गेम इंजन्स में होता है। अगर हम अनरियल पे काम करते हैं तो अनरियल में देयर इज नो सच थिंग एज अनदर 2D सिस्टम, उसके अंदर 3D ही 2D के लिए यूज होती है, ठीक है। यूनिटी सिर्फ आपको प्रोवाइड करता है, और भी गेम इंजन्स हैं जो 3D और 2D के लिए अलग-अलग सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, 2D गेम डेवलपमेंट हमने पढ़ ली थी जी, क्या होता है ये सारी चीजें, प्रोसेसेस उसमें क्या होते हैं। सबसे पहले गेम डिजाइन होता है, जिसमें प्लानिंग, गेम मैकेनिक्स, लेवल डिजाइन, विजुअल स्टाइल्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। एसेट क्रिएशन में हमें पता है कि वो एसेट्स जो होते हैं वो स्प्राइट्स होते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस होते हैं, और ऑडियो फाइल्स होती हैं। ऐसे ही होता था। और ऑडियो कोई स्पेसिफिक उसका वो नहीं होता था, कोई भी ऑडियो चल जाती थी, चाहे मोनो हो चाहे स्टीरियो हो, सब चल जाता था, ठीक है। उसके बाद सीन सेटअप में हमारे पास, जब हम सीन एक नई
सीन क्रिएट करते थे, उसके अंदर हमारे पास एक एम्प्टी जगह होती थी जिसमें एक ग्रिड लगी होती थी और वाई और एक्स के अंदर उसका जो थी वो एक्सेस होते थे, ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग हम करते थे जिसपे हम बिहेवियर और गेम लॉजिक वगैरह लिखते थे, कोड होता था, टेस्टिंग एंड डीबगिंग होती थी, हम चेक करके देखते थे हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, हर मॉडल को डिफरेंटली चेक करते थे एंड सो ऑन। तो ये सारे प्रोसेसेस 2D के थे जो हमने देखे थे। अच्छा, जो गेम डेवलपमेंट जो कंपोनेंट्स थे इसमें सबसे पहला कंपोनेंट था स्प्राइट्स का, जो कि 2D इमेजेस होते हैं बेसिकली, और आप उसमें कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, बैकग्राउंड, ये सारे इमेजेस ही होते हैं। और ये जो इमेजेस होते हैं, अगर आपको वैसी ड्राइंग का शौक है तो आप जो आप ड्राइंग करते हो वही ड्राइंग्स आप स्कैन करके उनको एडिट करके अपनी गेम के अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है। यानी अगर हैंड ड्राइंग्स का आपको शौक है तो आप खुद भी इमेजेस अपनी गेम के लिए बना सकते हो, ठीक है। आम सिंपल आर्टिस्ट जो होते हैं जो पेंसिल ड्राइंग या जो कलर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, और फिर आप उसको एक सॉफ्टवेयर में ओपन करोगे, उसको थोड़ा बहुत एडिट करोगे, थोड़ा उसके कट चीजें करोगे और फिर उसको हम एज ए स्प्राइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हमने इस तरह से काम नहीं किया था बिकॉज हमारा गेम डेवलपमेंट का मकसद स्प्राइट क्रिएशन नहीं था, लेकिन आप कर सकते हो। उसके बाद फिजिक्स सिस्टम था जो कि 2D फिजिक्स सिस्टम होता है जिसमें कोलिजन डिटेक्शन, रिजिड बॉडीज, ग्रेविटी, ये चीजें थी। फिर एनिमेशंस जो थी, एनिमेशन किस तरह की थी, जो एनिमेशन थी वो भी स्प्राइट्स थी हमारे पास। एक सीक्वेंस ऑफ स्प्राइट्स होता है, जैसे वॉक एनिमेशन के लिए सीक्वेंस ऑफ स्प्राइट है, स्टार्ट इधर से होना है, दरमियान में क्या स्प्राइट होगी, फिर क्या होगी, यानी एक से ज्यादा जब हमारे पास एक ही उसके लिए किसी एनिमेशन के लिए जब स्प्राइट्स हो तो हम उनको कलेक्ट करते थे, राइट क्लिक करते थे, क्रिएट एनिमेशन करते थे और एनिमेशन क्रिएट हो जाती थी, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हम जो है वो क्या कहते हैं इस पे एनिमेशन हम कर सकते थे, ठीक है। और भी था, स्केलेटल एनिमेशन है लेकिन वो हमने नहीं की थी। अच्छा, फिर टाइल मैप्स हमने यूज किए थे ताकि हम आसानी से लेवल्स को डिजाइन कर सकें। यूआई सिस्टम 2D में हमने पढ़ा था। यूआई सिस्टम क्योंकि है ही 2D, वो चाहे 3D गेम में हो या 2D गेम में हो, यूआई सिस्टम इज ऑलवेज 2D, ठीक है। तो देयर इज नो सच थिंग एज 3D यूआई सिस्टम, यूआई सिस्टम इज 2D। उसके बाद फिर अब 3D गेम डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होता है जी, इसको जरा देख लेते हैं। प्रोसेस गेम डिजाइन का वैसे ही होता है, ये मैं इसकी डिटेल इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। गेम डिजाइन क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होते हैं। 3D में भी वैसी हम चीजें, आइडिएशन वही होती है, प्लानिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स डिसाइड करते हैं, विजुअल स्टाइल डिसाइड करते हैं, स्टोरी एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं, वो सारी चीजें वैसी होती हैं। फिर उसके बाद एसेट क्रिएशन जब आती है, ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा पैसा आपका लगता है गेम डेवलपर्स का। 3D मॉडल्स, टेक्सचर्स, मटेरियल्स, ऑडियोज, ठीक। 3D मॉडल क्या होता है, का मॉडल हो गया, फ्रीज वगैरह का मॉडल्स जो होते हैं। जैसे आप ये चेयर है, अब ये चेयर 2D में अगर मैं कहूँ मुझे सिर्फ इसका एक फ्रंट इमेज चाहिए, साइड वाला इमेज चाहिए, ठीक है। 3D में अगर करूँ मुझे इसका मॉडल चाहिए, इमेजेस नहीं चाहिए, तो मैं इसका पहले मॉडल बनाऊंगा। और मॉडल कौन बनाते हैं, 3D मॉडलर्स बनाते हैं, या फिर आप फोटोग्रामेट्री के थ्रू उसको गेट कर सकते हो, ठीक है। 3D मॉडल्स जब हम बनाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड 3D मॉडलिंग टूल्स होते हैं जिसमें ब्लेंडर होता है, 3D स्टूडियो मैक्स होता है, माया होता है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एक वो सिनेमा 4D है, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जिसके अंदर आप 3D मॉडल्स क्रिएट करते हो। और 3D मॉडल्स हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते। अगर किसी को स्कल्पटिंग का शौक है, कोई वो मुजस्मे वगैरह कोई बनाता है या कोई वैसी स्कल्प्ट करता है मिट्टी वगैरह से, तो वो 3D मॉडलर बन सकते हैं, हम लोग नहीं बन सकते, ठीक है। तो 3D मॉडलिंग अगर आपको, मैंने 3D मॉडलिंग सीखनी है, इफ यू आर एन आर्टिस्ट सीख जाओ। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो, टाइम ज़ाया करोगे। तो हर बंदा 3D मॉडलिंग नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज कम है, ह्यूमन रिसोर्स कम है, इसीलिए सबसे महंगा ये काम है। जो मिलता है वो बहुत महंगा होता है क्योंकि आर्टिस्ट तो इस दुनिया में कम है, ज्यादा तो नहीं है। तो ये सबसे महंगा प्रोसेस होता है। आप मॉडल्स डिजाइन करते हो, सबसे पहले होती है स्कल्पटिंग। आप स्कल्पचर बनाते हैं, वो 3D मॉडलिंग टूल्स के अंदर स्कल्पचर्स बनाते हैं।
जिस तरह रियल लाइफ में वो क्ले से स्कल्पचर्स बनाते हैं, उसी तरह 3D मॉडलिंग में हम उसका एक स्कल्पचर, ग्रे स्कल्पचर बनाते हैं। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कलर नहीं होता, सिंपल एक ग्रे स्कल्पचर होता है। जिस तरह से आम किसी आर्टिस्ट को आप देखो जो क्ले से बनाता है मॉडल्स, तो वो सिर्फ पहले उसके फीचर्स बनाता है, उसका कलर, उसकी आंखों का कलर, उसके जो है वो फीचर्स, बाकी उसका स्किन का कलर, ये कुछ भी नहीं होता, सिंपल क्ले मॉडल होता है। फिर उसके बाद वो उसके ऊपर टेक्सचर ऐड करता है, कलर्स वगैरह करता है, ठीक है। तो 3D मॉडलिंग में भी ऐसे ही होता है, मॉडल जब बन जाता है उसके बाद उसके टेक्सचर्स बनाए जाते हैं। टेक्सचर्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक टेक्सचर ऐसा होता है जो डिफाइन करता है कलर्स को, ठीक है, और किस जगह पे, जैसे अगर एक राउंड बॉल है उसके ऊपर जो टेक्सचर है वो किस जगह पे कौन सा टेक्सचर, कौन सा इमेज होगा, कौन सा कलर होगा, वो एक फ्लैट इमेज उसका हम बनाते हैं, जो फ्लैट इमेज उसके ऊपर ऐसे चिपका दिया जाता है। अब वो फ्लैट इमेज बनाना भी खुद भी एक आर्ट है, यानी एक अगर फेस हमने स्कल्प्ट किया है, अब उसके ऊपर मैंने टेक्सचर अप्लाई करना है, वो टेक्सचर वो कैसे होता है, ऐसे क्लैंप हो जाता है उसके ऊपर, वो जो क्लैंप होगा ऐसा इमेज है स्ट्रेट। अगर आप उस इमेज को देखो तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये फेस है या क्या है, ठीक है। बेसिकली क्या है, आप है तो जरा ग्रूसम बात, लेकिन अगर आप अपने मुंह की खाल उतार के उसको स्ट्रेच कर दो, वो क्या है, दैट इज द टेक्सचर जो आपके मुंह पे ऐसे चिपका हुआ है। वो अगर आप फ्लैट कर दो, उसका इस तरह से स्क्वायर फ्लैट कर दो, तो वो क्या होता है, वो आपके टेक्सचर्स होते हैं। वो टेक्सचर्स बनाए जाते हैं और फिर उस टेक्सचर्स की डिटेल्स ऐड करने के लिए मुख्तलिफ और मैप्स होते हैं, जिनमें नॉर्मल मैप्स होते हैं, डिफ्यूजन मैप्स होते हैं, और भी बहुत सारे मैप्स होते हैं जो हम बनाते हैं। ये सारे होते हैं टेक्सचर्स, यानी एक से ज्यादा टाइप के टेक्सचर्स होते हैं। फिर यूजिंग दीज टेक्सचर्स वी विल क्रिएट मटेरियल्स, और फिर मटेरियल्स को हम अप्लाई करते हैं अपने 3D मॉडल्स के ऊपर। तो ये पूरा प्रोसेस है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, मटेरियल क्रिएशन, फिर मटेरियल ऐड होता है मॉडल पे, फिर आपको वो नजर आती है चीज जो आपको 3D गेम्स के अंदर जो आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं, फिर वो तब ऐसे नजर आते हैं इतने काम के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑडियो एसेट क्या है, 2D के अंदर सिंपल 2D ऑडियो होती थी, यानी आप मोनो या स्टीरियो कोई भी ऑडियो ले लो, MP3 ले लो, उसको चला दो, वो चल जाते थे। जो 3D गेम्स होती हैं उसके अंदर मोनो या स्टीरियो जो है वो ऑडियो भी चल जाती हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपर जो है ऑडियो लेके आनी है 3 डायमेंशन के लिए, तो आपके पास 3D ऑडियो होनी चाहिए। 3D ऑडियो क्या होती है, जिसके मल्टीपल चैनल्स होते हैं, ठीक है। जो आम ऑडियो होती है उसमें 2 चैनल्स होते हैं ज्यादातर, जो आम MP3 होता है उसमें 2 चैनल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। और जो आपकी 3D ऑडियो होती है उसके अंदर मल्टीपल चैनल्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, दरमियान में, पीछे, साइड पे, इधर इधर, यानी जितनी आप कहते नहीं है 3D ऑडियो, 4D ऑडियो, 5D ऑडियो, 7D ऑडियो, आजकल बहुत सारे स्पीकर्स भी उसके लिए अलग अलग आते हैं, उस तरह की ऑडियो होती है। वो जो ऑडियो है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है 2D चैनल के अंदर उसका अगर साइज 2 MB है, तो वो 7D अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसका साइज उस 2 MB से बहुत बड़ा होगा, छोटी सी ऑडियो का। तो हमें 3D अगर आपने प्रॉपर गेम बनानी है तो आपको ऑडियो के अंदर भी पैसा लगाना पड़ता है। सिंपल ये नहीं कि बस फाइल उठा लो और बस, उसकी रिकॉर्डिंग ही आपको 3D के हिसाब से करनी है, तो मल्टीपल चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो एसेट क्रिएशन में आप खुद देख लो कि काफी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। यू रिक्वायर स्पेशल रिसोर्सेज, ठीक है, यू रिक्वायर स्पेशल ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, उसके बाद है जी सीन सेटअप, वहां पे 2D होता था, यहाँ पे अब हम जब क्रिएट करेंगे यूनिटी के अंदर तो एक 3D हमारे पास आ जाएगा। पहले तो आप उसको देख के ही इंटिमिडेट हो जाओगे, ये इसमें हम कैसे बनाएंगे, ये क्या चीज आ रही है, क्या चीज कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो फर्स्ट इंटिमिडेशन तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटिमिडेट नहीं होना, चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ जाती हैं। एक दिन में आपको 3D डेवलप, आप गेम डिजाइनर नहीं बन सकते, गेम डेवलपर, टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद है जी स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग तकरीबन वही है जो हमने 2D के लिए किया था, तकरीबन वैसे ही होता है विद एन एडिशनल ऑफ सम थिंग्स, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो वही रहती हैं, कोलिजन और रिजिड बॉडीज और वो सारी चीजें वही हैं, ठीक है। ज्यादा फोकस जो होता है ना विजुअली ज्यादा डिफरेंट है,
स्क्रिप्टिंग के हिसाब से इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर टेस्टिंग वगैरह वैसी होती है, ठीक। कंपोनेंट्स अब कौन से हैं? 3D मॉडल्स हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। फिजिक्स सिस्टम 3D के लिए अलग है, एनिमेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे हम मल्टीपल इमेजेस को यूज करके एनिमेशन बनाते थे, यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास मॉडल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जी ज्यादातर जो गेम्स में होते हैं ह्यूमनॉइड मॉडल्स होते हैं, ह्यूमंस ही होते हैं ना, या मॉन्स्टर्स होते हैं। और मॉन्स्टर्स भी ऐसे होते हैं जो 2 लिम्स पे चलते हैं। ऐसे एनिमल्स वगैरह कम ही होते हैं, यानी जो एनिमीज में होते हैं वो एनिमल्स कम ही दिखाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं गेम्स में, ज्यादातर ह्यूमनॉइड ही होते हैं। ऐसे ही होता है ना, यानी आपके लिए कोई बॉस भी अगर आएगा तो वो कोई 4 टांगों पे नहीं चल के आएगा, मोस्टली वो 2 टांगों पे चल रहे होते हैं, उनके 2 हाथ होते हैं, फेस होता है। तो ऐसे जो चीजें होती हैं उनको हम ह्यूमनॉइड बेस्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, जो ज्यादा जो यूनिटी गेम इंजन में भी और बाकी गेम इंजन्स में भी जो ज्यादा फोकस एनिमेशन का होता है वो ह्यूमनॉइड बेस्ड कैरेक्टर्स पे होता है। एनिमल एनिमेशन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता, क्योंकि एनिमल एनिमेशन फिर स्केलेटन वगैरह बना के हम खुद भी करवा सकते हैं। ज्यादा फोकस होता है ह्यूमनॉइड पे, ठीक है, क्योंकि प्लेयर भी ह्यूमनॉइड होता है और आपका जो दुश्मन एनिमीज है वो भी तकरीबन ह्यूमनॉइड ही सारे होते हैं। अच्छा, मॉडल जब हमारे पास होता है तो कोशिश करता हूँ मॉडल को ठीक है, कुछ इस तरह से मॉडल हमारे पास लेट्स से 3D का होगा। ये जो मॉडल की फॉर्मेशन है, जब भी हम मॉडल्स बनाते हैं 3D मॉडल्स बनाते हैं तो उस पे 3D मॉडलिंग टूल में हमारी मर्जी होती है, हम जैसे मर्जी अपने मॉडल को मोल्ड कर लें, उसकी शेप बना लें, हमारी मर्जी होती है। हमें क्या चाहिए होता है इन एनिमेशन के लिए, वी रिक्वायर अ टी पोज, दिस इज कॉल्ड टी पोज, ठीक है। इस तरह से होता है, आप गेम्स भी खेलते हो, जब गेम लोड हो रही होती होगी ऐसे नजर आते होंगे कभी कभार, तो वो क्या होते हैं, वो टी पोज होता है। अब इस पे एनिमेशन हम कैसे लगाएं? ये तो सिंपल एक स्कल्पचर है, इसके ऊपर कोई नाम स्केलेटन है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट काम इस पे करते हैं, हमें स्केलेटन ऐड करना होता है और उस स्केलेटन को हम कहते हैं रिग। जो नेक्स्ट इसका वर्क होता है उसको हम कहते हैं रिगिंग। ये 3D एनिमेशन का पार्ट है, ये हमारा काम नहीं, हम नहीं रिगिंग करेंगे। मॉडलर्स अलग होते हैं, एनिमेटर्स अलग होते हैं, ठीक है। इसीलिए अब इस पे पैसा और लगेगा। मॉडल्स तो बन गए, नाउ वी रिक्वायर एनिमेटर्स। एनिमेटर्स क्या करेंगे? जो मोस्ट बेसिक रिग होती है वो मैं बताने लगा हूं। उसमें जो पॉइंट होते हैं वो कुछ इस तरह से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह होता है। ये हेड होता है, नेक, ये दरमियान में जो आपका ये क्या कहते हैं, आप इसको स्पाइन कह लो, दिस इज हिप। ये आपकी ये लेग जो स्टार्ट होती है यहाँ से ये हैं, फिर उसके बाद आपके नीज हैं, फिर उसके बाद ये नीचे फुट हैं, यहाँ पे ये शोल्डर है, ये एल्बो है और ये हैंड है। ये मोस्ट बेसिक पॉइंट्स हैं जो एक रिग में होने चाहिए लाजमी। फिर हम क्या कहते हैं, ये जो रिग, ये ह्यूमनॉइड रिग है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमनॉइड रिग, ठीक है। और आप इसमें मजीद चीजें ऐड कर सकते हो। अगर आपने इसको मजीद कॉम्प्लेक्स करना है, आप क्या करोगे? आप तमाम जो फिंगर्स हैं उनके लिए भी उसमें स्केलेटन ऐड करोगे। आप कहते हैं नहीं, ये जो इधर फुट है इनके लिए भी, उसमें भी फिंगर है, उनके लिए भी आप ऐड करोगे, तो वो सारी चीजें एडिशन है। ये मोस्ट बेसिक है कि आपके पास ये कम से कम होना चाहिए। फिर हम ये जो रिग है इसको हम अप्लाई करते हैं इस ह्यूमनॉइड के ऊपर, ठीक है।
इस तरह से हमारे पास जो रिग होती है वो हम अपने ह्यूमनॉइड मॉडल के ऊपर अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं, आफ्टर द रिगिंग, ये जो मेरे पास चीज आई है, अब मैं इसको कहता हूं कि अब हमारा मॉडल जो है वो रिग्ड है। जब मॉडल रिग्ड हो जाता है फिर मैं उसके ऊपर एनिमेशन कर सकता हूं, ठीक है। अब फिर उसके बाद यूनिटी में भी टूल्स मौजूद हैं जो एनिमेशन हम कर सकते हैं। अब कैसे एनिमेशन करेंगे बताओ आफ्टर रिगिंग? उसमें तो हम सारे इमेजेस को सिलेक्ट करके क्रिएट एनिमेशन कर देते हैं, इसमें कैसे करेंगे? पॉइंट्स को मूव करेंगे। हम कहेंगे, अब जैसे मैंने वॉक एनिमेशन बनानी है तो मैं कहूंगा जी 0.01 सेकंड पे उसकी लेफ्ट वाली टांग ऐसे कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहूंगा 0.015 सेकंड्स पे उसकी दूसरी टांग भी जो है इस तरह कर दें। ये एनिमेशन अब मैं बना रहा हूं। अब ये सारी चीजें मैं हर टाइम इंस्टेंस पे डिफाइन करूंगा, और ये काम कौन करता है? ये काम एनिमेटर करता है। अब एनिमेटर को पता होता है अच्छा जो मूवमेंट, ह्यूमन मूवमेंट है वो इस तरह से होगी, हाथ कैसे हिलेंगे, सर कैसे हिलेगा हर टाइम इंस्टेंस पे। और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसको जब प्ले करेंगे तो प्रॉपर एक वॉक एनिमेशन, जंप एनिमेशन, रन एनिमेशन, क्राउच एनिमेशन, इतना ज्यादा काम होता है इसके ऊपर, कोई आसान चीज नहीं है ये। फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास मॉडल भी आ जाएगा, हमारे पास उसकी एनिमेशंस भी आ जाएंगी, देन वी कैन यूज दोज एनिमेशंस इन आवर गेम, ठीक है। तो हम लोग ये एनिमेशंस क्रिएट नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा काम नहीं है, ना हम कर सकते हैं। हम इनकी बनी बनाई एनिमेशंस यूज करेंगे। और अगर आपके पास एक 3D मॉडल है तो देयर आर टूल्स अवेलेबल जिसके थ्रू आप उसके ऊपर रिग बना सकते हो, ऑटोमेटिक रिगिंग कर देगा। उसी में से एक टूल है मिक्सम, ठीक है। ये एडोब का टूल है और इस पे आप जाओ, इसके ऊपर पहले से बने बनाए ह्यूमनॉइड मॉडल्स भी पड़े आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके पास अपना 3D मॉडल है ह्यूमनॉइड बेस्ड, आप उस पे वो अपडेट करो, वो आपको उसके ऊपर रिग करके उसको दे देगा नाउ। और उसके बाद उसके ऊपर मल्टीपल एनिमेशंस भी हैं जो आप उस रिग पे ऐड कर सकते हो। तो जाके इसको करना ही बड़ा अच्छा टूल है। तो ठीक है, तो हमने एनिमेशन जो इसमें अब होती है हमारे पास, वो क्या होती है? स्केलेटल एनिमेशन, सिंपल स्प्राइट बेस्ड एनिमेशन नहीं होती। फिर इसमें लाइटनिंग्स, शैडोज एंड शेडर्स भी आ जाते हैं जो 2D के अंदर हमने नहीं देखा। मुख्तलिफ तरह की लाइट्स होती हैं, डिफरेंट तरह के शेडर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के शैडोज होते हैं। शेडर्स क्या होते हैं? एनीवन? व्हाट आर शेडर्स? आपने देखा होगा ये जो वाटर होता है, आप गेम्स के अंदर जो पानी नजर आता है आपके पास, आपको वो पानी मुझे बताओ 3D मॉडल होता है, वो एनिमेटेड होता है, क्या होता होगा आपके पानी मॉडल नहीं होता, ठीक है। पानी जो है वो वाटर या उस तरह की चीजें, ये मॉडल नहीं होता, क्योंकि अगर वो मॉडल होगा फिर उसके ऊपर एनिमेशन कैसे लगाओगे आप? पानी जी लहर इधर से आई और ऐसे उठ रही है, और वो एनिमेशन ही कितनी है, बड़ी एनिमेशन आपको करनी पड़ेगी। पानी एनिमेटेड नहीं होता। पानी के लिए हम शेडर बनाते हैं। शेडर्स जो है वो मैथमेटिकल जो है कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपकी रिफ्लेक्शन, लाइट की रिफ्लेक्शंस को यूज करते हैं, आपके कलर्स को यूज करते हैं, और उसके बाद वो शेडर्स बनाए जाते हैं। शेडर्स बनाना भी हमारा काम नहीं है, वो भी आर्टिस्ट ही बनाते हैं, ठीक है, जिनको मैथमेटिक्स का कोई आइडिया हो। लेकिन हम शेडर्स को यूज करेंगे। तो सिंपल ये नहीं है कि सिर्फ मॉडलिंग ही होगी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें। फिर पार्टिकल सिस्टम 2D में हमने यूज किए थे थोड़े से, लेकिन बेसिकली पार्टिकल सिस्टम्स आर फॉर 3D। लेकिन 2D में भी हमने यूज किए थे, वो चल गए थे। तो थोड़ा सा हमने पार्टिकल सिस्टम का वहां देखा था। अच्छा जी, उसके बाद ये कंपैरिजन है, ये आप कंपैरिजन खुद ही देख लेना, इसको मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यहाँ तक जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा वैसे ही मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि अभी टाइम कम है। तो वैसे तो ये भी एक करना था, लेकिन दूसरी बातों में टाइम निकल गया। अच्छा, अब हम 3D गेम डेवलपमेंट यूनिटी की तरफ आते हैं। तो जिस तरह आप यूनिटी स्टार्ट करोगे, अब आपने 3D के लिए प्रोजेक्ट बनाना।
तो 3D के लिए 2D के लिए तो सिंपल हम करते थे 2D कोर सिलेक्ट करते थे और उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट का नाम दे देते थे और वो बन जाता था, ठीक है। उसमें एक URP भी 2D था, URP हमने यूज नहीं किया था। अब 3D के अंदर हम URP यूज करेंगे, मैं बताऊंगा URP होता क्या है। अच्छा, ये होती है प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स। अब प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स 3D के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स। नंबर 1 द स्टैंडर्ड वन, जिसको हम कहते हैं बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन। अब रेंडर पाइपलाइन का मैं जिक्र कर रहा हूं। रेंडर पाइपलाइन होता क्या है ये मैं बताऊं, ठीक है। रेंडर पाइपलाइन बेसिकली क्या करता है कि आपके जो 3D कंटेंट होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके एक डिस्प्ले इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। रेंडर पाइपलाइन क्या होता है, जो आपके सीन में मुख्तलिफ 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन 3D ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करेगा वो, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो है वो करता है और ऑपरेशंस करने के बाद वो एक इमेज बनाता है, जो इमेज हमें अपनी स्क्रीन पे हमें नजर आता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेंडर पाइपलाइन। एक ओवरव्यू आप कह सकते हो, अंदर इसके जो डिटेल है उसमें तो बहुत कुछ है। अच्छा, अब रेंडर पाइपलाइन कौन कौन से हैं जो यूनिटी में है। नंबर 1 इज द बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन, जो कि वैसे मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें डिफरेंस क्या है। ज्यादा थ्योरेटिकल उसमें हम नहीं जाते, वो बाद में फिर देख लेंगे। तो हम रेंडर पाइपलाइन पे कर रहे हैं। अच्छा, रेंडर पाइपलाइन में क्या है, रेंडर पाइपलाइंस हैं, इसमें डिफरेंट तरह के रेंडर पाइपलाइन। रेंडर पाइपलाइन में जो ऑपरेशंस हैं वो क्या होते हैं। नंबर 1 ऑपरेशन इज कलिंग, सबसे पहला। उसके बाद होता है रेंडरिंग और उसके बाद होता है पोस्ट प्रोसेसिंग। कलिंग क्या चीज है, कलिंग का मतलब ये है कि जो कंटेंट 3D कंटेंट आपको कैमरे में नजर आ रहा है, यानी प्लेयर को नजर आएगा, सिर्फ वो रेंडर करना है। बाकी जो उसके इर्द गिर्द जितना भी कंटेंट होगा उसको खत्म करना है, उसको रेंडरिंग में नहीं लेके आना। इसको हम कहते हैं कलिंग। क्योंकि जब आप 3D डिजाइन करते हो गेम तो आप पूरा, आप इधर कुछ पड़ा है, आपके पीछे कुछ पड़ा हुआ है, पूरी बिल्डिंग बनाओगे, रूम भी होगा उसमें, पूरा मैप एक बनाते हो। लेकिन जब आप गेम को प्ले करोगे तो वो जो रेंडरिंग है वो तमाम चीजों की नहीं होनी चाहिए। वो किसकी होनी चाहिए, जो इस वक्त यूजर देख रहा है, ठीक है। कैमरा जहां पे देख रहा है सिर्फ वो रेंडर होना चाहिए और बाकी सारी चीजें खत्म कर दो। तो जब बाकी सारी चीजें खत्म करेंगे इस प्रोसेस को हम कहते हैं कलिंग। और कलिंग जो है अगर हम ना करें तो फिर परफॉर्मेंस आपकी गेम की बहुत डिग्रेड हो जाएगी, बिकॉज हर चीज रन टाइम पे रेंडर होगी और रेंडरिंग जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क होती है किसी भी गेम इंजन की। तो कलिंग हो जाती है, जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सिर्फ यूज होंगी, बाकी सारी चीजें खत्म कर दी जाएंगी। उसके बाद फिर प्रोसेस आता है रेंडरिंग का। अब रेंडरिंग में क्या होता है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन, कंटेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कल्ड कंटेंट होता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है और एक इमेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होता है, एक इमेज। तो रेंडरिंग में क्या चीज हो रही होती है, रेंडरिंग में आपका जो 3D हमें गेम नजर आ रही होती है ना, वो 3D वो नहीं होती जो हमने बनाई होती है, वो सीन व्यू नहीं होता। जो गेम हम जब प्ले करते हैं तो वो रेंडर्ड इमेज होता है उस जगह का जिसको कैमरा देख रहा है। तो क्या होता है, कलिंग के बाद जो हमारे पास 3D कंटेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके उससे इमेज बनाया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेंडरिंग। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर इमेज होता है, पर फ्रेम इसकी रेंडरिंग होती है। यानी जब आप कैमरा मूव करोगे ना, तो अब इस जगह देख रहे हो, इसकी रेंडरिंग अलग होगी, इस तरफ देख रहे हो, इस फ्रेम की रेंडरिंग अलग होगी। फ्रेम बेस्ड रेंडरिंग होती है। रेंडरिंग जब हो जाती है, इमेज प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशन होता है, दैट इज पोस्ट प्रोसेसिंग। बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग इज फॉर विजुअल इफेक्ट्स। यानी अगर अब आपने अपनी गेम को ज्यादा प्लीजिंग करना है विजुअली, देन यू मस्ट ऐड पोस्ट प्रोसेस इफेक्ट्स। सबसे पहला पोस्ट प्रोसेस होता है एम्बिएंट अक्लूजन। नाम सुना? एम्बिएंट अक्लूजन क्या होता है, सेल्फ शैडोइंग भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ के इस उंगली का शैडो इस उंगली पे पड़ रहा है, दैट इज एम्बिएंट अक्लूजन। अब
इसमें खुद ही देख लो कि ये चीज जब आप ऐड करोगे, ये डिटेल ऐड करोगे, प्रोसेसिंग तो रिक्वायर्ड है। एक तो शेडो होता है ना कि कोई लाइट पड़ रही है और मेरा शेडो इस दीवार पे पड़ रहा है, वो अलग है। शेडो क्या है? अब ये शेडो है। दूसरा एक गेम ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेन है, इस पेन के ऊपर ये शेडो पड़ रहा है, ये एक अलग गेम ऑब्जेक्ट है, दैट इज एम्बिएंट ओक्लूजन। इसकी डिटेल क्या है वो ये चीज। फिर उसके बाद होती है एंटी एलियासिंग। ये क्या होता है? अगर आप एंटी एलियासिंग यूज नहीं करते तो ग्राफिक्स के अंदर आपको इस तरह से एजेस नजर आएंगे। जब आप ड्रॉ करते हो ना तो इस तरह से लाइंस होती है, जैक्ड होती है। जब आप इसको स्मूथ करते हो तो लाइन थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, ठीक है। यानी ये बिफोर एंटी एलियासिंग है, ये आफ्टर एंटी एलियासिंग। एंटी एलियासिंग हम करते हैं, एंटी एलियासिंग के बाद ठीक है, एंटी एलियासिंग होता है, फिर ब्लूम होता है। ब्लूम क्या होता है आपके ख्याल? ब्लूम इज इमेज है आपके पास। अब ये सारी चीजें आपके मोबाइल फोन्स में होती हैं। एम्बिएंट ओक्लूजन और एंटी एलियासिंग को छोड़ दो, ब्लूम तो होता है। अगर आपने कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दो तो थोड़ा सा चमक सी नहीं आ जाती इमेज में, दैट इज ब्लूम। फिर कलर करेक्शन भी मोबाइल्स में होता है, ठीक है। कोई काला सा बंदा हो, आपने उसको गोरा करना हो तो आप कलर करेक्शन कर रहे हो, या अपनी तस्वीरों में भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, कलर आंखों के कलर चेंज कर देते हैं ना, तो कलर करेक्शन होता है। फिर उसके बाद होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। ये भी मोबाइल फोन्स के इमेजेस में होता है। अगर हम फोकस करना चाहें फोरग्राउंड पे और बैकग्राउंड को पे फोकस ना करवाना चाहें, बैकग्राउंड क्या हो जाती है? ब्लर्ड हो जाती है, होता है ना ऐसे। और जो फेस होता है, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाता है और सारा बैकग्राउंड पीछे से ब्लर्ड हो जाता है। इसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर क्या होता है? जब इसको हम कहते हैं सेंस ऑफ स्पीड के लिए यूज होता है। यानी जब चीज को हम मूव करें, हम तेजी से जा रहे हैं तो हमें ये जो साइडों पे इंफॉर्मेशन है इसकी जरूरत ही नहीं है। जब गाड़ी में भी जा रहे होते हैं स्पीड में तो हमें सिर्फ सामने वाली चीज नजर आती है, साइडों वाली चीज जो है वो ऐसे ऐसे गुजर रही होती है, ब्लर्ड होती है, हमें नहीं डिटेल उसकी पता लगती है। सेंस ऑफ स्पीड के लिए हम क्या कहते हैं? मोशन ब्लर करते हैं। जिस जगह पे फोकस है वो नजर आता है, बाकी सारा कुछ आसपास वाला ब्लर हो जाता है। फिर उसके बाद होता है विनिएट, जिसको विनिएटिंग कहते हैं। विनिएटिंग क्या है? जो आपकी स्क्रीन है उसके एजेस के ऊपर डार्क डार्क सा शेडो सा आ जाता है। वो ये बताता है कि जी ये साइडों पे आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका फोकस सामने होना चाहिए। तो विनिएट क्या होता है? जैसे मैं इधर मूव करता हूँ ना और इधर एक दीवार है, एकदम से विनिएट आ गया कि इधर कुछ भी नहीं है, यूजर को बताने के लिए आप ना फोकस उधर रखो, तो विनिएटिंग होता है। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये किस पे होते हैं? आफ्टर द रेंडरिंग ऑफ इमेजेस। ये सारे प्रोसेसेस इमेज के ऊपर होते हैं। यानी वो जो एक रेंडर्ड इमेज होता है ना, और रेंडर्ड इमेज कहां से आता है? कल्ट इंफॉर्मेशन जो आपकी 3D की होती है, 3D गेम ऑब्जेक्ट्स की, उधर से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। उस इंफॉर्मेशन से इमेज रेंडर होता है, उस इमेज के ऊपर हम फिर ये पोस्ट प्रोसेसिंग के इफेक्ट्स लगाते हैं, और ये काफी ज्यादा रिसोर्स हंग्री होते हैं। जितने ज्यादा आपके पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट आपके इमेज के ऊपर होंगे, आपकी गेम की फिडेलिटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन साथ साथ परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर आपकी गेम सही नहीं चल रही, स्लो चल रही है, तो हम सबसे पहले जाके ग्राफिक्स ऑप्शंस पे जाते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट्स को कम करते जाते हैं या फिर बिल्कुल ही ऑफ कर देते हैं। गेम की क्वालिटी वो नहीं रहती, विजुअल क्वालिटी, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास पीसी अच्छा है तो आप इन सब चीजों को हाई उस पे कर सकते हो, आपको विजुअल क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, ठीक है। इसकी मैं आपको पिक्चर एक दिखा देता हूँ ताकि कुछ आइडिया हो जाएगा, बस उसके बाद ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे जो लेफ्ट साइड पे जो इमेज है, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड। इसमें स्टैंडर्ड की स्पेलिंग ही गलत है। अच्छा, दिस इमेज इज स्टैंडर्ड। ये जो दरमियान में नजर आ रहा है, दिस इज URP एंड दैट इज HDRP। दोनों की डिटेल में देखो डिफरेंस है। यहाँ पे डिटेल कोई भी नहीं है, लाइटिंग की कोई डिटेल नहीं है। वहां पे कोई ग्रीन लाइट स्क्रीन की जो इमिट हो रही है, वो ग्रीन लाइट ऊपर लाइटों तक उसका इफेक्ट जा रहा है,
HDRP में जाओ, जहां पे वो ग्रीन लाइट थी सिर्फ उसी जगह पे। इसका मतलब है जो हाई डेफिनेशन है वो है, दिस इज URP, या URP वगैरह बाद में हम देखेंगे, और दिस इज स्टैंडर्ड जिसमें किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तीनों की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है जी, चलें। अटेंडेंस हो गई सबकी?